एक छोटी स्माइल और स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ आर्यशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्लास 9 के एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 5 में आज हम जीवन की मौलिक इकाई अर्थात द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में चर्चा करेंगे। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होता है? ये एक सेल यानी कि कोशिका कहलाता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। तो सेल के बारे में अगर हम चर्चा करें तो सेल की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया। 1665 में रॉबर्ट हुक ने एक सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप में कॉर्क के स्लाइस का स्टडी किया। तो उन्होंने ये पाया कि जो कॉर्क का स्लाइस है वो छोटे छोटे कक्षाओं, छोटे छोटे वर्गों से मिलकर बना हुआ है और इन्हीं कक्षाओं को उन्होंने क्या कहा? सेल कहा। बाद में जब इम्प्रूव क्वालिटी का सेल प्राप्त हुआ, इम्प्रूव क्वालिटी का माइक्रोस्कोप बना, तो 1674 में लीवेनहॉक ने फर्स्ट लिविंग सेल की खोज की। तो ध्यान रखना है कि सबसे पहले सेल की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया और फर्स्ट लिविंग सेल की खोज 1674 में लीवेनहॉक ने किया। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की। ठीक है। इसी प्रकार 1835 में डुजार्डिन नामक एक साइंटिस्ट ने सेल में पाए जाने वाला लिक्विड सबस्टेंस की खोज की और उन्होंने उसका नाम क्या दिया? सरकोड दिया। बाद में जेई पुरकेंजे ने 1839 में इस लिक्विड पदार्थ का, इस तरल पदार्थ का नाम क्या दिया? प्रोटोप्लाज्म दिया। ठीक है। बाद में सेल थ्योरी आया। तो सेल थ्योरी क्या है? स्लाइडेन और स्वान नामक दो साइंटिस्ट, स्लाइडेन एक बोटनिस्ट थे और स्वान एक जूलॉजिस्ट थे, इन दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी दिया। तो सेल थ्योरी क्या कहता है? ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। ठीक है। यानी कोई भी जो एनिमल या प्लांट है वो सेल से मिलकर बना होता है। एंड दैट द सेल्स इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। और ये जो सेल होता है यही बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है। बाद में 1855 में विर्चो नामक साइंटिस्ट ने जो सेल थ्योरी है उसमें एक नेक्स्ट पॉइंट ऐड किया। क्या बताया? कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। कोई भी जो सेल होता है उनका फॉर्मेशन नहीं होता है, बल्कि वो प्री एग्जिस्टिंग, जो पहले जो सेल मौजूद है उसी से नया सेल का फॉर्मेशन होता है। बाद में 1940 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज हो गया और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज होने के बाद बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स, सेल में पाए जाने वाले छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स का खोज किया जाने लगा। एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो माइक्रोस्कोप का जो सबसे पहला माइक्रोस्कोप है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, इसकी खोज अर्नेस्ट रस्क के द्वारा 1831 में किया गया था। लेकिन जो वेल डेवलप्ड है वो 1940 में, जो आपके बुक में दिया हुआ है, किया गया था। नेक्स्ट जो पॉइंट है क्या कहता है? व्हाट आर दिज स्ट्रक्चर। जो सेल है तो सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो सेल जो होता है वो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर भी हो सकता है और कुछ बहुत छोटा भी स्ट्रक्चर हो सकता है। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं और कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिसे हम आसानी से देख सकते हैं, जैसे पैरामीशियम, अमीबा। ये सब ऐसे जीव हैं, ऐसे सेल्स हैं जिसे हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिसे हम आसानी से देख सकते हैं, जैसे पृथ्वी पर पाए जाने वाला वर्तमान में जो सबसे बड़ा सेल है वो ऑस्ट्रिच का एग होता है। ऑस्ट्रिच का एग है जो पृथ्वी पर पाए जाने वाला वर्तमान में सबसे बड़ा सेल होता है। अगर हम अपने ह्यूमन बॉडी की बात करें तो सबसे लंबा जो सेल होता है वो नर्वस सेल्स होता है। ठीक है। तो जो जीव है, जीव के नंबर ऑफ सेल्स के आधार पे उसे दो टाइप्स में डिफ्रेंशिएट किया जाता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेलुलर क्या होता है? वैसा जीव जिसमें सिर्फ एक सेल होता है, यूनिसेलुलर कहलाता है, जैसे पैरामीशियम, अमीबा, ये सब यूनिसेलुलर हो गया। मल्टीसेलुलर यानी कि जिसमें दो या दो से अधिक, मल्टी मीन्स मेनी, यूनि मीन्स सिंगल। तो जब दो या दो से अधिक सेल्स के द्वारा किसी
ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है तब उसे क्या कहा जाता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। जैसे ह्यूमन बॉडी हो गया, प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, फंगस हो गया, ठीक है। तो ये सब जो होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। इसके बाद है कि जो सेल्स होता है, सेल्स जो होता है कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिसमें चेंजिंग शेप होते हैं, मतलब उसका जो शेप होता है टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। और कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिसका एक टिपिकल यानी कि निश्चित शेप होता है। अगर अमीबा की बात करें तो अमीबा एक ऐसा जीव है जिसका सेल टाइम टू टाइम अपना शेप चेंज करते रहता है, ठीक है। जैसा उसको ज़रूरत होगा उस तरह से अपना जो स्ट्रक्चर है, जो अपना शेप है वो चेंज कर लेता है। लेकिन बहुत सारे सेल्स जैसे हमारे बॉडी में पाए जाने वाला जो नर्व सेल्स है, तो ये सब जो सेल्स होता है उसका एक खास शेप होता है। आगे है ईच लिविंग सेल है कैपेसिटी टू परफॉर्म सर्टेन बेसिक फंक्शंस। जो लिविंग सेल्स है, तो जो लिविंग सेल्स होता है उसमें कुछ बेसिक फंक्शन होता है। जैसे अगर लिविंग थिंग्स की बात करें तो कोई भी लिविंग थिंग्स अगर है तो उसमें कुछ बेसिक फंक्शन होता है, जैसे रेस्पायरेशन, ठीक है। रेस्पायरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, अपने फूड की खोज में इधर उधर जाना, मैटिंग, ये सब बेसिक फंक्शन होता है। इसी प्रकार जो सेल्स है, सेल्स में भी कुछ बेसिक फंक्शंस होते हैं। तो ये जो बेसिक फंक्शंस होते हैं वो कैसे परफॉर्म किए जाते हैं, हाउ डज लिविंग सेल्स परफॉर्म दिस बेसिक फंक्शंस। तो देखिए जैसा कि जो सेल है, जो ऑर्गेनिज्म है, तो ऑर्गेनिज्म जो होता है तो और किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं और सारे फंक्शंस को करने के लिए अलग अलग ऑर्गन्स पाए जाते हैं। जैसे हमारे बॉडी की बात करें तो रेस्पायरेशन के लिए लंग्स का प्रयोग किया जाता है, फूड के डाइजेशन के लिए इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब जो होता है बहुत सारे सेल, और जैसे कि लीवर हो गया, किडनी हो गया, तो बहुत सारे सेल ऑर्गन्स जो होते हैं वो हमारे बॉडी में पाए जाते हैं और इनके द्वारा अलग अलग एक्टिविटीज किए जाते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, डिवीजन ऑफ लेबर कहा जाता है। हमारे शरीर में या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जिनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं, उन्हें अलग अलग कार्य को दिया जाता है, जिससे क्या कहा जाता है, डिवीजन ऑफ लेबर कहा जाता है। उसी प्रकार जो सिंगल सेल एनिमल्स है, जो सिंगल सेल्स लिविंग थिंग्स है, यानी कि यूनिसेलुलर जो लिविंग थिंग्स है, उनमें भी डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है। तो उनमें जो डिवीजन ऑफ लेबर कैसे पाया जाता है, जो सिंगल सेल है तो सिंगल सेल में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, जैसे न्यूक्लियस हो गया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया। तो ये सब बहुत सारे ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं और इनके द्वारा अलग अलग क्रियाएं परफॉर्म की जाती है। आगे हम देखेंगे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में, ठीक है। तो इसे क्या कहा जाता है, डिवीजन ऑफ लेबर कहा जाता है। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि जो सेल्स है, अलग अलग सेल्स के अलग अलग कार्य हो सकते हैं, ठीक है। अलग अलग सेल्स के अलग अलग कार्य हो सकते हैं, फिर भी जो उनमें पाए जाने वाले ऑर्गेनेल्स है वो समान है, यानी कि अलग अलग सेल्स में एक समान सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, लेकिन उन सेल्स का जो कार्य होता है वो अलग अलग हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, क्या कहता है, व्हाट इज ए सेल मेड अप ऑफ, मतलब सेल किससे बने होते हैं। व्हाट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स, हाउ डज सेल ऑर्गेनाइज, मतलब सेल जो होता है वो कैसे ऑर्गेनाइज होता है। तो जो सेल होता है, जो सेल होता है उस सेल में मुख्य रूप से 3 पार्ट होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जो सेल है, सेल के चारों तरफ एक पतली सी झिल्ली पाई जाती है, पतला सा लेयर पाया जाता है जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। सेल के बीच में एक राउंड स्ट्रक्चर होता है, जनरली राउंड स्ट्रक्चर होता है जिसे न्यूक्लियस कहा जाता है। और सेल के अंदर एक तरल पदार्थ, एक लिक्विड पदार्थ होता है जिसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है। तो मुख्य रूप से सेल जो है उसमें 3 पार्ट होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस,
ठीक है। अब सबसे पहले हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में चर्चा करते हैं। तो जो सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक फ्लेक्सिबल टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो मुख्य रूप से लिपिड और प्रोटीन का बना होता है, यानी कि लिपोप्रोटीन का बना होता है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका मुख्य कार्य जो है वो कवरिंग है। जो सेल है उसका आउटर कवरिंग का फॉर्मेशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा किया जाता है। दूसरा कार्य है सेपरेशन। ये क्या करता है कि एक सेल को दूसरे सेल से सेपरेट करता है। दूसरा कि एक्सटर्नल सेल के अंदर का जो इन्वायरमेंट है और सेल के बाहर जो इन्वायरमेंट है, इन दोनों को सेपरेट करने का कार्य भी सेल मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा ही किया जाता है। कुछ ऐसे कार्य होते हैं जैसे कि एंट्री को परमिट करना। जैसे कुछ पदार्थ हैं जो सेल के बाहर है, सेल के बाहर से सेल के अंदर कुछ पदार्थ जाएगा या फिर नहीं जाएगा, इसका डिसीजन भी कौन करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही करता है। ठीक है। जो अनवांटेड पदार्थ होते हैं उन्हें सेल के अंदर नहीं जाने देने यानी कि प्रिवेंट कौन करता है? वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही करता है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो एक सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है? सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होता है। तो सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन क्या होता है थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो ओस्मोसिस की एक क्रिया होती है। ओस्मोसिस की क्रिया क्या होती है कि जैसे एक मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के दोनों तरफ दो तरह का लिक्विड लिया गया। एक तरफ ऐसा लिक्विड है जो थोड़ा ज़्यादा गहरा है, एक ऐसा लिक्विड है जो थोड़ा कम गहरा है यानी कि कंसनट्रेटेड है। तो क्या होता है कि कम कंसनट्रेटेड यानी कि कम गाढ़ा पदार्थ से जो वाटर पार्टिकल्स यानी कि कुछ ऐसे पार्टिकल्स है जो ज़्यादा गाढ़ा मटेरियल की तरफ जाते हैं, तो इसी क्रिया को क्या कहा जाता है? ओस्मोसिस कहा जाता है। ठीक है। तो ओस्मोसिस की क्रिया में मुख्य रूप से 3 पॉइंट को ध्यान रखना है: हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो वैसा सॉल्यूशन जिसका गाढ़ापन यानी कि कंसंट्रेशन कम हो उसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहा जाता है। वैसा सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा हो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है। और जब दोनों सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन समान हो तब उसे आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहा जाता है। जो ऑस्मोसिस की क्रिया होती है यानी कि जो सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन की एक्टिविटी होती है, तो इस क्रिया के द्वारा कुछ फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। जैसे प्लांट में जो फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन और ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो ये सब जो क्रियाएं होती है वो ऑस्मोसिस क्रिया यानी कि जो सेल है, सेल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो कैरेक्टर है, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन का जो कैरेक्टर होता है, इसी के द्वारा इन क्रियाओं को परफॉर्म किया जाता है। एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो अमीबा होता है, तो अमीबा के द्वारा जो फूड का इंटेक किया जाता है वो डायरेक्ट इन गल्फ के द्वारा यानी कि डायरेक्ट उसे निगल के किया जाता है। कैसे किया जाता है? जैसे एक अमीबा है, ठीक है, तो अगर इसके आसपास कोई फूड मटेरियल है तो क्या होगा कि बाद में वो एक वैक्यूल का फॉर्मेशन करना शुरू करता है और इस फूड पार्टिकल को अपने अंदर इंटेक्ट करना शुरू करता है। थोड़ी देर बाद क्या होता है कि ये एक दूसरे से सट जाता है और अंदर एक वैक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। इसी वैक्यूल के अंदर फूड का डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन जो भी क्रिया होता है इसी के अंदर हो जाता है। ठीक है, तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है? इनगल्फ कहा जाता है। आगे है सेल वॉल। तो सेल वॉल क्या होता है? एक रिजिड आउटर कवरिंग होता है। ठीक है। मुख्य रूप से जो सेल वॉल होता है वो प्लांट सेल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? प्लांट सेल में पाया जाता है। तो जैसा कि हमने देखा था कि जो सेल है, सेल के चारों तरफ एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि सेल मेम्ब्रेन होता है। तो जो प्लांट सेल होता है, तो प्लांट सेल जो होता है उसके चारों तरफ एक हार्ड लेयर होता है जो इसे एक खास स्ट्रक्चर प्रदान करता है। इसको क्या कहा जाता है? सेल वॉल कहा जाता है। ठीक है। ये जो सेल वॉल है, इसी सेल वॉल के जो प्लाज्मोलिसिस की एक क्रिया होती है, थोड़ा हम समझ लेते हैं प्लाज्मोलिसिस की क्रिया क्या होती है। प्लाज्मोलिसिस की क्रिया है जैसे कि एक ग्रेप लेते हैं, ग्रेप्स, ठीक है, तो अंगूर को जब हम हनी में डालेंगे तो थोड़ी देर बाद क्या होता है कि जो अंगूर है यानी कि ग्रेप्स है वो सिकुड़ जाता है। ठीक है, वो श्रिंक कर जाता है। तो ये जो क्रिया होता है वही प्लाज्मोलिसिस के कारण होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो ग्रेप्स है
तो ग्रेप्स के चारों तरफ एक हार्ड लेयर होता है, ठीक है, सेल वॉल के जैसा हार्ड लेयर होता है। तो जब सेल से उसमें पाए जाने वाले लिक्विड बाहर निकलते हैं तो उसमें साइटोप्लाज्म की मात्रा तो कम होती है, लेकिन जो सेल वॉल होता है उसका साइज हमेशा समान, क्योंकि वो हार्ड होता है इसलिए वो समान होता है, उसमें कोई कमी नहीं आती है। इसके कारण क्या होता है, वो श्रिंक कर जाता है। इसी क्रिया को क्या कहा जाता है, प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है, ठीक है। एक पॉइंट ध्यान रखना है कि जो ऑस्मोसिस की क्रिया होती है, ऑस्मोसिस मतलब कि जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ जब कोई सब्सटेंस जाता है तो उसे ऑस्मोसिस कहते हैं। तो यह जो ऑस्मोसिस की क्रिया होती है सिर्फ लिविंग सेल के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कुछ सेल वॉल के बारे में। जैसे प्लांट है, तो प्लांट का जो सेल वॉल होता है वो मुख्य रूप से सेलुलोज का बना होता है, ठीक है। किससे बना होता है, सेलुलोज से बना होता है। इसके अलावा हेमी सेलुलोज हो सकते हैं, पेक्टिन, लिग्निन, सुबेरिन, क्यूटेन, ये सब प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं, ठीक है। अलगी का जो सेल वॉल होता है वो मुख्य रूप से किससे बना होता है, तो ग्लाइकोप्रोटीन से बना होता है, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन और पॉलीसेक्राइड से बना होता है। बैक्टीरिया जो होता है, बैक्टीरिया का पेप्टाइडोग्लाइकान्स का बना होता है, फंगस का काइटिन का बना होता है, और डाइटम्स जो होते हैं वो बायोजेनिक सिलिका का बना होता है। तो इसे याद रखना है, ठीक है, कि किस जीव का जो सेल वॉल होता है वो किससे बना होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस क्या होता है, जो सेल है, सेल के अंदर एक सेंट्रल पार्ट होता है जिसे न्यूक्लियस कहा जाता है। न्यूक्लियस जो होता है एक डबल लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ एक स्ट्रक्चर होता है। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो मटेरियल के इनसाइड आने में और आउटसाइड जाने में मदद करता है, ठीक है। जो साइटोप्लाज्म है, तो साइटोप्लाज्म से कुछ पदार्थ ऐसा होता है जो न्यूक्लियस के अंदर जाता है, और कुछ पदार्थ ऐसा होता है जो न्यूक्लियस से निकल के साइटोप्लाज्म में जाता है। तो इस क्रिया के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में छोटे छोटे पोर्स होते हैं उसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में एक रड शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जिसे क्या कहा जाता है, क्रोमोजोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रोमोजोम कहा जाता है, ठीक है। ये जो क्रोमोजोम होता है मुख्य रूप से दो प्रकार के सबस्टेंस से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है, डीएनए और प्रोटीन से बना होता है। क्रोमोजोम का कार्य क्या होता है, तो क्रोमोजोम का कार्य होता है इनहेरिटेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो इनहेरिटेंस क्या होता है इसको थोड़ा हम समझ लेते हैं कि जैसे माता पिता का कुछ गुण होता है, तो माता पिता का जो कुछ गुण होता है वो उसके संतान तक जाता है, तो इसी क्रिया को इनहेरिटेंस कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो माता पिता का गुण उसके संतान तक जाता है वो किसके द्वारा जाता है, तो क्रोमोजोम के द्वारा जाता है। तो क्रोमोजोम में क्या होता है जिसके द्वारा ये कैरेक्टर्स जाता है, तो क्रोमोजोम जो होता है मुख्य रूप से डीएनए का बना होता है, और इसी डीएनए पे कुछ सीक्वेंस होते हैं, कुछ केमिकल्स के सीक्वेंस होते हैं जिसके द्वारा ये कोड बनता है, और उसी कोड के द्वारा कुछ कैरेक्टर्स का निर्धारण होता है। वो जब सीक्वेंस वही सीक्वेंस का होता है कि माता पिता से उसके संतान तक जाता है, और जो कैरेक्टर्स है उसका इनहेरिटेंस होता है। अगर हम क्रोमोजोम का थोड़ा स्टडी करना चाहें तो क्रोमोजोम इस प्रकार का होता है। क्रोमोजोम क्या होता है, क्रोमोजोम जो होता है, क्रोमोजोम एक प्रकार का रड शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। मुख्य रूप से उसमें दो पार्ट होते हैं, दो धागा के जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसे क्रोमेटिड्स कहा जाता है। दोनों क्रोमेटिड्स सेंटर पे एक दूसरे से मिले होते हैं जिसे क्या कहा जाता है, सेंट्रोमियर कहा जाता है। और जो क्रोमोजोम है इसका जो पूंछ मतलब लास्ट पॉइंट होता है इसे टेलोमियर कहा जाता है, ठीक है। अगर हम क्रोमोजोम का और ज़्यादा स्टडी करें तो यह पाया जाता है कि क्रोमोजोम जो होता है प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो प्रोटीन जो होता है वो हिस्टोन प्रोटीन होता है, ठीक है। और इसमें हिस्टोन प्रोटीन के अलावा न्यूक्लियोसोम होता है। क्या होता है, न्यूक्लियोसोम्स होते हैं। अगर इसका और ज़्यादा स्टडी किया जाए तो ये देखा जाता है कि जो क्रोमोजोम्स होते हैं
वो धागा जैसा स्ट्रक्चर से उसका फॉर्मेशन होता है, और एक केमिकल होता है जिसे डीएनए कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डीएनए कहा जाता है। और इस डीएनए के साथ साथ क्या होता है? प्रोटीन, जो हिस्टोन प्रोटीन होता है। तो होता है थोड़ा सा बेसिक स्टडी आपको करा दिए। आगे हम फिर से देखेंगे पूरा इसका डिटेल्स। नेक्स्ट जो पॉइंट है, डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन्स इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल्स। ठीक है, एक पॉइंट और ध्यान रखना है कि जो डीएनए है, डीएनए का जो फंक्शनल सेगमेंट होता है वो जीन कहलाता है। डीएनए का फंक्शनल सेगमेंट क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। जैसे कि हमने देखा कि डीएनए होता है, तो डीएनए जो होता है, तो डीएनए का एक फंक्शनल सेगमेंट होता है, वो एक कोड को अलग कर दिया जाता है, तो इसी को जीन कहा जाता है। आगे है इन ए सेल which not dividing is, फिर से देख लीजिए, इन ए सेल which is not dividing this DNA is present as a part of chromatin material। देखिए, क्रोमेटिन और क्रोमोजोम दोनों करीब करीब सेम होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ये होता है कि जैसे सेल जो होता है, तो सेल नॉर्मली जब सेल होता है तो उसमें जो पाया जाने वाला न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस में धागा जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे क्रोमेटिन कहा जाता है। लेकिन जब ये सेल है अपना वेल डेवलप्ड स्टेज में आ जाता है, यानी कि जब सेल डिवीजन की क्रिया करने के लायक हो जाता है, तो जब सेल डिवीजन की क्रिया करने के लायक हो जाता है, तो ये जो क्रोमेटिन्स है, क्रोमेटिन्स जो धागा जैसा स्ट्रक्चर है, वो थोड़ा मोटा और छोटा हो जाता है। ठीक है, मोटा और छोटा हो जाता है और वो स्पष्ट रूप से दिखने लगता है, तब इसे क्रोमोजोम कहा जाता है। तो क्रोमोजोम और क्रोमेटिन्स दोनों सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है कि जब सेल इनिशियल स्टेज में रहता है तो उसमें क्रोमेटिन्स पाया जाता है, और जब सेल प्रिपेयर होकर सेल डिवीजन करने की स्थिति में आ जाता है तो क्रोमेटिन्स जो होता है वो क्रोमोजोम में बदल जाते हैं। एक पॉइंट और ध्यान रखना है कि जो न्यूक्लियस है वही सेल के रिप्रोडक्शन में मदद करता है। आगे है न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड क्या होता है? तो न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड दो टर्म होता है, दोनों एक दूसरे के समान है, न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड। तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है कि जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर होता है, और जो न्यूक्लियोइड होता है वो लेस डेवलप्ड स्ट्रक्चर होता है। तो इसे समझने के लिए हम एक और पॉइंट को देख लेते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल्स। तो प्रोकैरियोटिक, प्रो मीन्स प्राइमेटिव या प्राइमरी, और यू मीन्स वेल डेवलप्ड। तो जैसे कि लिविंग थिंग्स का जब फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ था, तो जब लिविंग थिंग्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम क्या हुआ था कि जो सेल का फॉर्मेशन हुआ उस सेल में लेस डेवलप्ड न्यूक्लियस बना। ठीक है, क्या हुआ कि सेल जब फॉर्मेशन हुआ तो सेल में सिर्फ क्रोमेटिन्स इस तरह से बिखरे पड़े थे, उसके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं था। तो इस तरह के न्यूक्लियस को क्या कहा गया? न्यूक्लियोइड कहा गया। ठीक है, यानी कि सिंपली हम कह सकते हैं कि लेस डेवलप्ड न्यूक्लियस, एक्चुअली ये न्यूक्लियस नहीं है बल्कि लेस डेवलप्ड स्ट्रक्चर है, जिसे क्या कहा गया? न्यूक्लियोइड कहा गया। और जब वही यूकैरियोट यानी कि वेल डेवलप्ड सेल का जब फॉर्मेशन हुआ, तो वेल डेवलप्ड सेल का जब फॉर्मेशन हो गया तो क्या हुआ कि इसका जो न्यूक्लियर मतलब जो सेंट्रल पार्ट था, इसके चारों तरफ एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो गया। और जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो गया तब इसे न्यूक्लियस कहा गया, और इस प्रकार के सेल्स को क्या कहा जाने लगा? यूकैरियोटिक सेल्स कहा जाने लगा। ठीक है, यानी कि सेल जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। ऐसा सेल जिसमें लेस डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है यानी कि न्यूक्लियोइड होता है उसे प्रोकैरियोटिक सेल कहा जाता है, और ऐसा सेल जिसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस यानी कि मेम्ब्रेन के साथ न्यूक्लियस पाया जाता है तब उसे यूकैरियोटिक सेल कहा जाता है। आगे है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है? तो जो सेल होता है, सेल के अंदर एक फ्लूइड कंटेंट होता है, सेल के अंदर जो फ्लूइड कंटेंट होता है उसी को साइटोप्लाज्म कहा जाता है। ठीक है, थोड़ा सा हम देख लेते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस।
तो सिंपली हमने देख लिया कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है वो प्रारंभिक सेल होता है जिसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल होता है वो वेल डेवलप्ड सेल होता है और उसमें जो पाए जाने वाला जो न्यूक्लियस है वो वेल डेवलप्ड होता है, यानी कि मेम्ब्रेन के साथ न्यूक्लियस पाया जाता है। इसके अलावा और क्या क्या पॉइंट है, जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसका जो साइज होता है 1 to 10 माइक्रोमीटर का होता है, लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल होता है वो थोड़ा बड़ा होता है और वो 5 माइक्रोमीटर से 1000 माइक्रोमीटर तक का पाया जाता है। न्यूक्लियस की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोइड के फॉर्म में पाया जाता है, यानी कि जो न्यूक्लियस होता है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। अगर यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो इसका जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डेवलप्ड होता है और उसमें एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। क्रोमोजोम की बात करें तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें एक सिंगल क्रोमोजोम होता है, यानी कि सिंगल क्रोमेटिन होता है, लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल होता है उसमें वेल डेवलप्ड 2 या 2 से अधिक क्रोमोजोम पाए जाते हैं। ठीक है, आगे है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स की बात करें तो मेम्ब्रेन बाउंड जो सेल ऑर्गेनेल्स होता है मतलब ऐसा सेल ऑर्गेनेल जिसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ये सब जो होता है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होता है। तो आगे हम सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में चर्चा करते हैं। तो थोड़ा सा हम एक ओवरव्यू देख लेते हैं सेल ऑर्गेनेल्स क्या क्या होता है, जैसे गोल्जी एपरेटस, सेंट्रियोल, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक ये सब जो है मुख्य रूप से सेल ऑर्गेनेल्स जो होता है जो सेल में पाया जाता है। थोड़ा सा और अगर हम अच्छे से उसका फिगर को देख लें क्या होता है, ये देख लीजिए। जैसे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस क्या होता है, एक राउंड स्ट्रक्चर होता है जिसके चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन होता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है, इस तरह का होता है। गोल्जी बॉडी इस तरह का होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोमियर, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, राइबोसोम। तो सिर्फ आपको किस तरह का शेप होता है वो दिखाने के लिए आपको ये दिखाया गया है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं इस सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। तो जो सबसे पहला सेल ऑर्गेनेल्स है वह इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वह एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो रफ टाइप का होता है, और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो स्ट्रक्चर होता है वो स्मूथ होता है। तो ये ध्यान रखना है कि जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसका स्ट्रक्चर रफ होता है वो किसके कारण होता है, तो राइबोसोम्स के कारण होता है। यानी कि जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें राइबोसोम के कुछ स्पोर्स पाए जाते हैं, इसके कारण वो क्या हो जाता है, वो रफ हो जाता है। अगर इसके हम कार्य की बात करें तो इसका मुख्य रूप से 2 कार्य होता है। सबसे पहला कार्य जो होता है वो स्केलेटन सिस्टम का कार्य करता है। जैसे हमारा बॉडी है, तो हमारा बॉडी में एक खास शेप दिया गया है। तो ये जो खास शेप दिया गया है किसके द्वारा दिया गया है, हमारा बॉडी में जो स्केलेटन जो बोन्स है इसके द्वारा दिया गया है। तो जो सेल्स है, सेल्स के अंदर क्या पाया जाता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। तो ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों को जोड़ता है और उसे एक स्ट्रक्चर पर उसे एक स्ट्रेंथ प्रदान करने की कोशिश करता है, इसलिए इसे स्केलेटन सिस्टम ऑफ सेल भी कहा जाता है। इसके अलावा जो इसका कार्य होता है वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम का कार्य करता है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम का कार्य कैसे करता है, जैसे कि प्रोटीन है, प्रोटीन का फॉर्मेशन कहाँ होता है, राइबोसोम पे होता है। तो इस राइबोसोम पे जब प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है तो सेल के अंदर बना प्रोटीन को सेल से बाहर बॉडी के अन्य पार्ट्स तक ले जाना है। तो इस क्रिया को किसके द्वारा किया जाता है, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो काम है तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य है
प्रोटीन के मैन्युफैक्चर करने का। ठीक है, प्रोटीन का मैन्युफैक्चर कहाँ होता है, तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो पाया जाने वाला राइबोसोम है उसके द्वारा होता है। इसके अलावा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, फैट के मैन्युफैक्चर में मदद करता है। ठीक है, तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन के फॉर्मेशन में मदद करता है और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैट के फॉर्मेशन में मदद करता है। नेक्स्ट जो है वो है गोल्जी एपरेटस। इसके पहले ये देख लीजिए क्या कहते हैं, ये जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और क्या करता है, हेल्प्स इन मेम्ब्रेन बायोजिनेसिस। ठीक है, मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में मदद करता है एंड ऑल्सो हेल्प्स इन डिटॉक्सिफाइंग मेनी पॉइजनस ड्रग्स। पॉइजन्स एंड ड्रग्स, जैसे कि अगर हम कुछ पॉइजन लेते हैं या फिर कुछ ड्रग लेते हैं तो जो अनवांटेड पदार्थ हमारे शरीर के अंदर जाता है उसे डिटॉक्सिफाइंग करने यानी कि उसे नष्ट करने का काम भी ये करता है। ठीक है, नेक्स्ट है गोल्जी एपरेटस। तो गोल्जी एपरेटस की खोज किसने की थी, कैमिलो गोल्जी ने की थी। ठीक है, जो गोल्जी एपरेटस होता है तो गोल्जी एपरेटस में इस तरह के वेसिकल्स पाए जाते हैं, पैरेलल वेसिकल्स बहुत सारे पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो पैरेलल वेसिकल्स होते हैं इसे सिस्टर्नी कहा जाता है। ठीक है, ये जो स्टेक्स होता है उसे क्या कहा जाता है, सिस्टर्नी कहा जाता है। ठीक है, इसका जो मुख्य कार्य होता है, मुख्य कार्य क्या होता है, द मटेरियल सिंथेसाइज नियर द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज पैक्ड एंड डिस्पैच टू वेरियस टारगेट्स, यानी कि जो गोल्जी बॉडी है उसमें जाके पैक हो जाते हैं। जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे फैट और प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, गोल्जी बॉडी में जाके स्टोर हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो गोल्जी बॉडी है वो स्टोरेज का काम करता है, मुख्य रूप से क्या कार्य करता है, स्टोरेज का कार्य करता है। ठीक है, इसके अलावा मॉडिफिकेशन, जैसा कि हमने देखा कि प्रोटीन फैट जो बनता है वो जाके किस में जमा होता है, वो गोल्जी बॉडी में जाके स्टोर हो जाता है। कुछ ऐसे पदार्थ जैसे कि कॉम्प्लेक्स शुगर ये भी जाके गोल्जी बॉडी में ही जमा होते हैं। तो क्या होता है कि गोल्जी बॉडी में पाए जाने वाला जो शुगर कॉम्प्लेक्स शुगर होता है वो सिंपल शुगर में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स शुगर जो सिंपल शुगर में कन्वर्ट होता है वो किसके द्वारा होता है, तो गोल्जी बॉडी के द्वारा ही होता है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि जो गोल्जी बॉडी होता है उसका मुख्य रूप से कार्य क्या होता है, पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग, स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग। ठीक है, तो ये सब फंक्शन है जिसे आपने देखा। इसके अलावा एक और कार्य होता है कि लाइसोसोम का फॉर्मेशन भी गोल्जी बॉडी के द्वारा ही होता है। लाइसोसोम क्या होता है, तो लाइसोसोम जो होता है एक सैक होता है, एक थैली के जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव फ्लूइड्स पाए जाते हैं। ये डाइजेस्टिव फ्लूइड्स कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसमें बहुत सारे प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है और ये जो प्रोटीन्स होता है यही एंजाइम के फॉर्म में लाइसोसोम में जमा हो जाते हैं। ठीक है, इसका जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है कि फॉरेन मटेरियल को क्लीन करना। जैसे कि कोई सेल है, सेल के अंदर कोई अनवांटेड पदार्थ चला गया, तो अनवांटेड पदार्थ जो सेल के अंदर जाता है तो उसे डिस्ट्रॉय करने का यानी कि डाइजेस्ट करने का कार्य किसका होता है, तो लाइसोसोम का होता है। ठीक है, दूसरा जो कार्य होता है कॉम्प्लेक्स सबस्टांस को सिंपल सबस्टांस में कन्वर्ट करने के लिए भी लाइसोसोम का प्रयोग किया जाता है। चूँकि जो लाइसोसोम होता है उसमें बहुत सारे एंजाइम्स होता है और इस एंजाइम्स के द्वारा जो कॉम्प्लेक्स सबस्टांस होते हैं उनको सिंपल सबस्टांस में कन्वर्ट करने में भी मदद किया जाता है। कभी कभी क्या होता है कि जो सेल है, सेल या तो जैसे कि एज्ड हो गया, मतलब ज़्यादा उसका एज हो गया, या फिर कुछ ऐसा एक्टिविटी हो गया, मतलब कुछ अनवांटेड पदार्थ सेल के अंदर बन गया, तो क्या होता है कि जो उसके अंदर पाए जाने वाला लाइसोसोम है वो अपने आप बर्स्ट कर जाता है। क्या कर जाता है, बर्स्ट कर जाता है, और बर्स्ट करने के कारण क्या होता है वो फट जाता है, और फटने से जो भी इंजाइम्स उसके अंदर था वो सेल में पूरा फैल जाता है। और उस लाइसोसोम में इतना ज़्यादा एंजाइम होता है, उसमें इतना ज़्यादा क्षमता होती है कि वो पूरे सेल को
डाइजेस्ट कर देता है, यानी कि पूरे सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसलिए इसे सुसाइड बैग ऑफ सेल भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? इसे पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। तो पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहा जाता है? कोई भी जीव जैसे कि हमारा ह्यूमन बॉडी भी, हमारे ह्यूमन बॉडी या फिर किसी भी जीव को अपने एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो ये जो एनर्जी है वो सेल के अंदर पाए जाने वाला माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ही फॉर्म किया जाता है। ठीक है, एक बात को ध्यान रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी का फॉर्मेशन करता है वो किस फॉर्म में करता है? तो एक केमिकल के फॉर्म में करता है, उसका नाम है एटीपी। क्या है? एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में एनर्जी स्टोर रहता है। ठीक है, जो डीएनए जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया में अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, तो यदि अपना खुद का डीएनए है तो खुद का डीएनए रहेगा तो क्या हो जाएगा कि उस सेल ऑर्गेनल को खुद से डिवाइड करने की क्षमता आ जाएगी। ठीक है, उसे खुद से डिवाइड करने की क्षमता आ जाएगी। और खुद का राइबोसोम है यानी कि उसके अंदर आवश्यकता के अनुसार खुद का प्रोटीन डेवलप करने का क्षमता हो जाता है। तो कह सकते हैं कि जो सेल है उसमें क्या होता है? डिवीजन की क्षमता होती है और उसमें प्रोटीन्स और एंजाइम्स, फैट्स, ये सबको सिंथेसाइज करने की क्षमता होती है। चूँकि माइटोकॉन्ड्रिया और कुछ ऐसे अन्य सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जिसके अंदर डीएनए और राइबोसोम पाया जाता है। तो इस तरह के जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं इसे सेल विद इन सेल भी कहा जाता है। ठीक है, सेल विद इन सेल कहने का मतलब क्या हुआ? सेल के अंदर सेल, यानी कि सेल के अंदर कुछ कैरेक्टर्स होता है। अगर सेल ऑर्गेनल्स के अंदर ही ऐसे कैरेक्टर्स आ जाएंगे तब उसी को क्या कहेंगे? सेल विद इन सेल कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है प्लास्टिड्स। तो प्लास्टिड्स क्या होता है? जैसे कि कोई भी जो प्लांट या फिर एनिमल होता है, तो प्लांट या एनिमल जो होता है उसमें कुछ कलर्स होते हैं, खास करके प्लांट्स में जो कुछ कलर होते हैं वो खास ग्रेन्यूल्स के कारण होते हैं। ठीक है, और इन ग्रेन्यूल्स को क्या कहा जाता है? प्लास्टिड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लास्टिड्स कहा जाता है। जैसे प्लास्टिड जो होता है क्रोमोप्लास्ट हो सकता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, ल्यूकोप्लास्ट हो सकता है। तो अलग अलग कलर प्रदान करने के लिए अलग अलग तरह के प्लास्टिड्स होते हैं। जैसे जो प्लांट का जो ग्रीन कलर होता है तो ग्रीन कलर के लिए कौन सा प्लास्टिड्स की आवश्यकता होती है? तो क्लोरोप्लास्ट की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार व्हाइट कलर जो होता है वो ल्यूकोप्लास्ट के द्वारा होता है। और अन्य कलर जैसे कि रेड हो गया, ब्लू हो गया, पिंक हो गया, पर्पल हो गया, तो ये सब कलर को प्रदान करने के लिए अलग प्लास्टिड्स की आवश्यकता होती है। इसे क्या कहा जाता है? क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। जो क्लोरोप्लास्ट होता है एक तरह का प्लास्टिड होता है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। और ये जो क्लोरोफिल होता है वो ग्रीन कलर का होता है और इसी के कारण जो प्लांट है उसे ग्रीन कलर प्रदान किया जाता है। क्लोरोप्लास्ट का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, प्रकाश की उपस्थिति में जब कोई प्लांट अपना भोजन तैयार करता है तो इसे फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। और ये किसके द्वारा किया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट के द्वारा किया जाता है। ठीक है, आगे सेल ऑर्गेनल, सेल विद इन सेल। तो सेल विद इन सेल के बारे में हमने ऊपर आपको बताया था कि जब कोई सेल ऑर्गेनल के अंदर खुद का डीएनए और राइबोसोम पाया जाता है तब उसे सेल विद इन सेल कहा जाता है। तो जो प्लास्टिड्स होते हैं मुख्य रूप से क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो भी सेल विद इन सेल के जैसा बिहेव करता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर खुद का डीएनए होता है और खुद का राइबोसोम होता है। इसके बाद है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होता है? वैक्यूल एक तरह का बड़ा सा थैली के जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें कुछ सबस्टांस का स्टोरेज जैसे प्रोटीन, फैट्स, ये सब का स्टोरेज किया जाता है। ठीक है, इसमें मूवमेंट की क्षमता होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की क्षमता होती है, इसलिए यह ट्रांसपोर्ट सिस्टम के जैसा भी बिहेव करता है। ठीक है, इसके बाद है सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन जो होता है, सेल डिवीजन मतलब कि कोशिका विभाजन।
तो कोशिका विभाजन मुख्य तरह से दो प्रकार का होता है, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस को समसूत्री विभाजन भी कहा जाता है, हिंदी में समसूत्री विभाजन कहा जाता है, और मियोसिस को अर्धसूत्री विभाजन कहा जाता है। तो दोनों को हम समझ लेते हैं। जैसे कि एक सेल है, उसके अंदर न्यूक्लियस है, इसमें कुछ क्रोमोजोम्स है, मान लेते हैं कि 10 क्रोमोजोम है। जब एक सेल से दो सेल का फॉर्मेशन हुआ और इन दोनों सेल्स में जो न्यूक्लियस है उसमें 10-10 क्रोमोजोम प्रेजेंट है, तब इस तरह के विभाजन को क्या कहा जाता है, माइटोसिस कहा जाता है, यानी कि समसूत्र, यानी कि सूत्रों की संख्या समान होती है। ठीक है, तो इस तरह के इसको क्या कहा जाता है, माइटोसिस कहा जाता है। और मियोसिस क्या होता है, अर्धसूत्री, यानी कि क्रोमोजोम्स का संख्या आधा हो जाना। यानी कि जैसे मुख्य रूप से हम देखते हैं ह्यूमन बॉडी में, तो ह्यूमन बॉडी में जो पाए जाने वाला स्पर्म और ओवम होता है, तो जब इसका फॉर्मेशन होता है तो क्या होता है कि एक सेल है, एक स्पर्म का सेल है। अब क्या होता है कि एक सेल में 46 क्रोमोजोम, 46 यानी कि 23 पेयर क्रोमोजोम होता है। जब सेल डिवीजन होता है और दो सेल का फॉर्मेशन होता है तो 23 क्रोमोजोम एक सेल में आ जाते हैं और दूसरे 23 क्रोमोजोम्स दूसरे सेल में चले जाते हैं, यानी कि जो क्रोमोजोम का संख्या है वो आधा हो गया। तो इस प्रकार के सेल डिवीजन को मियोसिस कहा जाता है, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन कहा जाता है। थोड़ा सा एक और पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंस। तो जो प्लांट सेल है और एनिमल सेल है करीब करीब दोनों समान ही होते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ डिफरेंसेस भी पाया जाता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में क्या क्या समानता होती है। ठीक है, तो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में सेल मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है, न्यूक्लियोलस होता है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, राइबोसोम्स जिसके द्वारा प्रोटीन का सिंथेसिस होता है दोनों में पाया जाता है, वैक्यूल्स दोनों में पाया जाता है। लेकिन दोनों में एक डिफरेंस होता है कि जो एनिमल सेल है उसमें छोटे छोटे दो या दो से अधिक या फिर एक भी वैक्यूल्स पाए जा सकते हैं, लेकिन जो प्लांट सेल होता है इसमें एक बड़ा सा सिर्फ एक वैक्यूल होता है। ठीक है, ये डिफरेंस होता है। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है, गोल्जी एपरेटस दोनों में होता है। अगर दोनों में डिफरेंस की बात करें तो जो क्लोरोप्लास्ट, जैसा कि आपको ऊपर बताया गया, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है कि प्लांट के अंदर जो ग्रीन सबस्टांस होता है जिसमें क्लोरोफिल होता है जो किसमें पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है मुख्य रूप से मतलब निश्चित रूप से किसमें, सिर्फ एनिमल सेल्स, सिर्फ प्लांट सेल्स में ही पाया जाता है। एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। ठीक है, दूसरा है सेल वॉल। सेल वॉल जो होता है, सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल्स में पाया जाता है, एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं पाया जाता है। इसी प्रकार प्लाज्मोडेस्माटा जो होता है वो प्लांट सेल्स में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। अगर एनिमल सेल की बात करें तो सेंट्रियोल्स, सेल के बगल में एक स्ट्रक्चर होता है जिसे सेंट्रियोल कहा जाता है, सेल डिवीजन में मुख्य रूप से मदद करता है। तो ये सेंट्रियोल होता है वो सिर्फ एनिमल सेल्स में पाया जाता है। लाइसोसोम ये एनिमल सेल में पाया जाता है, और सेंट्रोसोम भी सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है। तो इसे आप ध्यान से देख लें और याद कर लें क्या क्या डिफरेंस होता है। इस तरह से आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ। थैंक यू।